Welcome to the channel बोर्ड एग्जाम बाय नवीन। आज हम एनसीईआरटी सीरीज का ज्योग्राफी का 10th क्लास का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एग्रीकल्चर से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है ना, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस में है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है। एक सेकेंड। 2/3 of the Indian population is engaged in agriculture activity. इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, इसलिए इंडिया को हम एक एग्रीकल्चर कंट्री मानते हैं। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी है, हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर किस में आएगा, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, तो जो एग्रीकल्चर का मेन काम क्या है कि वो हमको फूड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स, फूड क्रॉप्स, है ना, ये सारे चीज हमको एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ, है ना, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है अदर इंडस्ट्रीज को। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक इंडस्ट्री होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फूड को प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि हमको चिप्स बनाना हो, तो चिप्स कैसे बनेगा, है ना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। जो पोटैटो हम प्रोड्यूस करेंगे, उस पोटैटो को कंपनी खरीदती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद वो उसका चिप्स बनाती है। तो कहने का मतलब है कि वो चिप्स कंपनी के लिए, चिप्स फैक्ट्री के लिए पोटैटो क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लो टी है, कॉफी है ना, मसाले हैं, स्पाइसेस को मसाले बोलते हैं, है ना, ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगले अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास फार्मिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो फार्मिंग का जो कोई क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे, हम इस बेसिस पे करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट, कि उस वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है ना, रेनफॉल कैसा है, ठीक है, वहाँ की सॉइल्स कैसे हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की फार्मिंग होगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि, है ना, कि टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करेगी कि कैसा, है ना, किस टाइप की टेक्नोलॉजी किस टाइप के फार्मिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, सोशियो कल्चर प्रैक्टिस से भी होती है, जैसे मान लो कि यूपी बिहार में क्या है कि राइस, है ना, राइस और व्हीट ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना, बंगाल में भी राइस ज्यादा खाते हैं, तो ये सारे रीजन कैसे होंगे, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन होंगे। ठीक है, और फार्मिंग वेरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे फार्मिंग क्या होता है। फार्मिंग क्या होता है इज ए एग्रीकल्चर प्रोसेस, है ना, टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है ना, फार्मिंग क्या होती है, जिसके, है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज करके फूड, है ना, फूड क्रॉप्स है ना, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको हम बाजार में नहीं बेचते हैं। प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि पुराने टाइप की फार्मिंग। तो इंडिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो बनाई गई, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, छोटे से लैंड एरिया में होगी, है ना, छोटे से खेतों में होगी। ठीक है ना, क्या ना, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, प्रिमिटिव टूल्स का करेंगे पुराने जमाने में, जिसको
जो टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके वो खेती करते थे, उसके बेस पे ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की फार्मिंग होगी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी या कमर्शियल फार्मिंग होगी। तो पुराने ज़माने में हमारे पास ट्रैक्टर्स, मशीनरी, ठीक है ना, बड़े-बड़े मशीन्स नहीं हुआ करते थे, तो हम छोटे-छोटे टूल से छोटे-छोटे लैंड में अपनी खेती करते थे। इसलिए खेती करते थे कि वो हमारे कंजम्पशन के लिए, है ना, उपयोग हो जाए, ठीक है ना? उसको कमर्शियली उसको नहीं बेचते थे फार्मर। ठीक है ना? जैसे कि मान लो हमारे पास है ना डिगिंग स्टिक्स है ना? होए होता है ना? मतलब कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, ये सारे जो कौन से होते हैं प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, ठीक है? अब ये यहाँ पे हम मशीन का यूज़ नहीं करते, इसका मतलब हमको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब इस ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री फार्मिंग है, ठीक है? जिस टाइप की फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, कितना मानसून है, कितना बारिश हो रही है, उस पे डिपेंड करेगा, है ना? सॉइल के फर्टिलिटी पे डिपेंड करेगा, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, ठीक है ना? वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है, एनवायरनमेंट ज़्यादा ठंडा गर्म तो नहीं है ना, है ना? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फार्मिंग जो होगी जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना? रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है ना? स्लैश एंड बर्न, है ना? इस वर्ड से भी हम समझ सकते हैं, स्लैश मीन्स काटना और बर्न मीन्स जलाना, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं ना अपने पैचेस ऑफ लैंड में, ठीक है? क्या करते हैं कि जो फसल उगने के बाद उसकी कटाई कर देते हैं, जो बचा हुआ फसल होता है, उसको हम लोग स्टबल बोलते हैं इंग्लिश में, स्टबल बोलते हैं उसको, जला के वो उस लैंड एरिया को क्लीन करते हैं, ठीक है ना? तो क्लीन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज, है ना? वहाँ की सॉइल क्या होती है, मतलब आग लगाने से वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना? जब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो लैंड क्या हो जाता है, बैरन लैंड हो जाता है। बैरन लैंड का मतलब बंजर जमीन हो जाती है। तो वहाँ के किसान को शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे जगह, ठीक है ना? इसीलिए स्लैश एंड बर्न, है ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि एक एरिया का फर्टिलिटी कम हो जाती है ना? उसकी फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए उस लैंड को छोड़ के फार्मर दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते थे, इसलिए इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते थे, ठीक है? This type of shifting allow nature to replenish the fertility of the soil, है ना? इसलिए वो शिफ्ट कर जाते थे जिसके वजह से वहाँ की सॉइल फिर से अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले, जिसके वजह से फिर से वो वहाँ पे खेती कर ले, ठीक है? लैंड प्रोडक्टिविटी, हम ना अब हम यहाँ से मशीन से खेती कर नहीं रहे हैं, है ना? इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहे, फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, पैदावार होगी, जो फसल की पैदावार होगी, है ना? उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, मतलब है ना, प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है ना? यहाँ पे डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट, यहाँ पे किसान, है ना, फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न, है ना, मशीनरी का यूज नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना? सब्सिस्टेंट मीन फॉर और कंजम्पशन, है ना? प्रिमिटिव है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स एंड and this is only for the on purpose, not for the commercial purpose, ठीक है ना? अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो हम, है ना, थोड़ा जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेंगे कि किस किस स्टेट में क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, मेघालय हो गया, असम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान एंड निकोबार छत्तीसगढ़ में इसको हम लोग झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? और मेक्सिको में इसका नाम क्या है? मिल्पा बोलते हैं, ठीक है? मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, है ना? कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में, ठीक है ना? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, ठीक है ना? मसोले बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग बोलते हैं कहाँ पे? इंडोनेशिया में, है ना? रे बोलते हैं वियतनाम वियतनाम में। तो इसके अलग-अलग नाम हैं। तो एक बार एक रिकॉल करेंगे फिर से, मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में। कोनुकू, है ना? कोनुको को बोलते हैं वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील, मोसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग
है ना, इंडोनेशिया में बोलेंगे, और रे इन वियतनाम। ठीक है। कुछ इंडियन स्टेट है, वहां पर भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोडू और पेंडू, है ना, आंध्र प्रदेश में बोलेंगे, पामा दाबी और कोमन और ब्रिंगा उड़ीसा में बोलते हैं, खुमरी वेस्टर्न घाट रीजन में बोलेंगे, वाल्तरे साउथ ईस्टर्न स्टेट राजस्थान में जैसे बोलेंगे, खिल्स बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, है ना, कुरुबा झारखंड में बोलते हैं, झूमिंग तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोले जाते हैं। तो ये जो नाम है ना, अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि 20% 25% क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज यही से बनेंगे। ठीक है। देखो, इस एरिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे किसान खेती कर लिया है, उसके बाद जो बचा कुचा वहाँ पे फसल है उसको जला के, है ना, उस फर्टिली उस फील्ड को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ की इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं कि सॉइल फिर से अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग का मतलब ये है कि सब्सिस्टेंस में अपने लिए, ठीक है ना, और थोड़ा सा बच जाए तो कमर्शियल भी कर सकते हैं, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगा कि बस कमर्शियल के लिए ही हम फार्मिंग कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस मीन्स, है ना, फॉर ऑन कंजम्पशन एज वेल एज फॉर कमर्शियल पर्पस। अब यहाँ पे वर्ड लग गया इंटेंसिव। इंटेंसिव वर्ड जहाँ भी लग जाएगा तो उसको हम लोग ज्यादा जोर देके उसकी खेती करेंगे। तो ज्यादा अच्छे से खेती करने के लिए हमको मॉडर्न इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, मशीनरी की इनपुट जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर्स होने चाहिए, है ना, स्टबल बर्निंग के अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं उसका यूज होना चाहिए। ठीक है। स्प्रिंकलर का यूज होता है, ये सारे मॉडर्न टेक्निक हैं जिसको हम लोग यूज कर है ना यूज करते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग वहाँ की जाएगी जहाँ पे लोग ज्यादा पॉपुलेशन में रह रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या आते हैं, हाई डोजेज ऑफ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे कि ज्यादा फसल हो, ज्यादा पैदावार हो, वहाँ पे हाई प्रोडक्शन हो। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, अब क्योंकि अब बायोकेमिकल्स का यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, मशीनरी का यूज कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, अब कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये कैसा होने लगा, पहले तो ठीक था, बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून लेके आया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो हमारी लैंड होती है, मान लो कि जो हमारे ग्रैंडफादर की जो लैंड होती है ना, वो उनको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, मतलब कहने का मतलब है कि एक लैंड जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या होती है, पास ऑन होती जाती है अलग अलग उनके जो मेंबर्स है फैमिली में। तो जिसके वजह से वो पूरी लैंड जो है ना, पहले बड़ी लैंड होती है, उसके बाद जो इन राइट ऑफ इनहेरिटेंस का यूज करके उस लैंड का डिवीजन हो जाता है, लैंड छोटी-छोटी हो जाती है। तो छोटी-छोटी लैंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना? और कॉस्ट भी हाई आएगी। ठीक है ना? तो लैंड होल्डिंग साइज़ क्या है ना? कम हो जाती है, रेंडर्ड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और जो फार्मिंग है अनइकोनॉमिकल हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो इसके इससे क्या होता है कि जो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की वजह से हमारे मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादा प्रेशर लगाती है। ठीक है ना? ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन और फर्टिलिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? अब नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का एक ही मतलब है कि डायरेक्ट सेल इनटू द मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में क्या है कि हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर प्रोडक्शन करना है। ठीक है ना, ज्यादा प्रोडक्शन करना है क्योंकि बाजार में बेचना है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इज ए सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। ठीक है। अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट है
राइस को प्रोड्यूस करने के लिए पानी हमको ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर मशीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मॉडर्न इनपुट्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है हरियाणा और पंजाब में अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन ये उड़ीसा में है ना, इन सब चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए उस रीजन में ये कमर्शियल फार्मिंग जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो जाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो जाती है, ठीक है ना? तो फार्मिंग रीजन बाय रीजन वेरी करता है ना? क्यों करेगा? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, ठीक है? कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके, ठीक है? एक एग्जांपल है कमर्शियल फार्मिंग का प्लांटेशन, ठीक है? प्लांटेशन में क्या होता है कि एक यहाँ पे हमारे पास लैंड होगी, है ना? उस लैंड में ओनली वन क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना? जैसे राइस हम उगा रहे हैं, तो उसमें बस राइस का ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और उनको मार्केट में सेल करना है ना? डायरेक्ट मार्केट में सेल करेंगे तो उनको कैश में पैसे मिलेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये इसलिए ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, बहुत बड़े एरिया में करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा हो जाएगा, क्या है ना, छोटे लैंड पे। बड़ा लैंड होगा तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन कंपैरिजन टू स्मॉल लैंड, है ना, कम होगा, है ना? इसलिए प्रॉफिट बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन कुछ एरिया में, है ना, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, ठीक है? कुछ एरिया में क्या होता है कि हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, विडिसाइड्स होते हैं, बट हमारे पास मशीनरी नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लेबर से काम चलाना पड़ता है। तो इंडिया में कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिसको हमको याद करना पड़ेगा। इन इंडिया टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना आर द प्लांटेशन क्रॉप, है ना? अब क्या है कि टी, कॉफी को डायरेक्ट हम वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, उसको डायरेक्ट हम ना मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे टी देखिए असम में, एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटक, ठीक है ना? जो चाय है उसकी ज़्यादा खेती असम में होती है, बंगाल में होती है, और कॉफी की खेती कर्नाटक में होती है, इसलिए ये रीजन कमर्शियल फार्मिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और कमर्शियल फार्मिंग के लिए अलग फैक्टर्स के भी होना इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से कमर्शियल फार्मिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ना, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वी नीड डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? जैसे मान लो कि जो चाय की पूरी फील्ड होती है, वहाँ पे चाय की प्रोडक्शन होगी, वहाँ से फैक्ट्री में जाएगी रिफाइनिंग के लिए, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, रोड फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? कि किस फैक्ट्री को कितना टी चाहिए फॉर देयर रिफाइनिंग, मतलब टी बेचने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है ना? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, जैसे हमने बताया है कि आलू हम एक्सेस में उगाते हैं, तो उसको हमको चिप्स की फैक्ट्री में भेजना है, इसलिए रोड का ट्रांसपोर्ट का यूज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, है ना, रेल ट्रांसपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? फॉर इम्पोर्टेंट, है ना, सक्सेसफुल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे ये देखिए कि एक ही लैंड है, उस एरिया में क्या है, बस यहाँ पे बनाना का खेती हो रही है, ठीक है? अब ये देखो, बाम्बू का खेती नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी होती है। बाम्बू इज नॉट अ ट्री, ठीक है ना? है ना, बाम्बू पहले ट्री के कैटेगरी में था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली उसको ट्री के कैटेगरी से हटा दिया। अब ये क्या है, एक कॉमर्शियल क्रॉप्स है, ठीक है ना? कॉमर्शियल क्रॉप क्योंकि क्यों हम इसको मार्केट में सेल करते हैं, जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन, है ना, प्रोसेस में करते हैं, ठीक है? अब कुछ हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है ना? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होती है, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करेगी कि सीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना? कि गर्मी में कैसा क्रॉप हम प्लांट करेंगे, ठीक है ना? ठंडी में कैसा करेंगे, इन दोनों के बीच में जो समय है उसमें कौन सी खेती करेंगे, ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, इंडिया को 3 सीजन में डिवाइड किया गया है,
ठीक है ना। रबी क्रॉप एंड खरीफ एंड जायद, है ना। रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं, वो फसल होती है जिसको हम विंटर में बोते हैं, है ना। और विंटर में बोते हैं मतलब किस समय, अक्टूबर टू दिसंबर में। अभी जो खेती हो रही होगी वो कौन सा क्रॉप की होगी, हो रही होगी, है ना, रबी क्रॉप की। ठीक है ना। और अभी बहुत ठंडा आदमी है इसलिए ये विंटर क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल है जैसे वीट, बार्ले, है ना, है ना। ये जो पीज होते हैं, मटर होते हैं, ग्राम होते हैं, चने होते हैं, मस्टर्ड जो होते हैं मतलब सरसों होते हैं, ये सारी खेती किसके अंदर आएंगी, रबी क्रॉप के अंदर आएंगी। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, है ना, रट लेना है। ठीक है ना। वीट, बार्ले, है ना, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है। तो दिस क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, है ना। इस रीजन में क्या होती है, रबी क्रॉप की खेती होती है विंटर में। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ना, कि जब हमारे नॉर्थ इंडिया है ना, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे एरिया में ठंडी होती है। तो इन कंपेरिजन टू दैट साउथ इंडिया में थोड़ी बहुत गर्मी होती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे रबी क्रॉप की जगह कभी कभी हम खरीफ क्रॉप का भी कल्टीवेशन करने लगते हैं। और रबी क्रॉप किस पे डिपेंड करेगा, कि रबी क्रॉप का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वहाँ के प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब ठंडी में क्या होता है ना, ड्यूरिंग विंटर मंथ, ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है ना। अब क्या होती है कि जो हमारे वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है, जो मेडिटेरेनियन सी से होके आता है, वो बहुत सारे प्रेसिपिटेशन अपने साथ लेके आती है ठंडी के मंथ में, है ना। तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ से हमको रेनफॉल से वाटर मिल जाता है। ठीक है। हाउ अबाउट द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, है ना, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान आर ऑल हैज ऑल्सो बीन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ एवं मेंशन रबी क्रॉप। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, तो इसके वजह से रबी क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना। अब ग्रीन रेवोल्यूशन दो क्रॉप के लिए लेके आया गया था, राइस और वीट के लिए। तो वीट क्या है, हमारे पास रबी क्रॉप है। ठीक है ना। तो रबी क्रॉप का प्रोडक्शन हमारा, पहले हम वीट का प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम करते थे और हमको इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे कंट्री से। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे सेल्फ सफिशिएंट हो गए, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करने भी लगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ क्रॉप। ठीक है ना। खरीफ क्रॉप का इसकी बुआई होती है समर में। ठीक है ना। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में। मतलब रबी क्रॉप की खेती स्टार्ट करेंगे तो इसकी खेती हम लोग बंद करेंगे। ठीक है ना, खरीफ क्रॉप की, है ना, सितंबर अक्टूबर में, है ना, फसल की कटाई होती है ना, खरीफ क्रॉप की कटाई होती है। ठीक है। एग्जाम्पल है पैडी, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, तुअर हो गया मतलब दाल हो गया, है ना, उड़द वाले दाल हो गया, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट आर द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास कुछ राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, कौन कौन से, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, है ना। पर्टिकुलरली देखा जाए तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इस एरिया में खरीफ क्रॉप की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे टाइप के हमारे पास चावल होते हैं, है ना। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, थ्री क्रॉप ऑफ पैडी मतलब चावल के जो वैरायटीज है वो बहुत सारे उगाए जाते हैं। तो तीन चार वैरायटीज में दी है, औस, अमन एंड बोरो। तो एमसीक्यू में पूछ दिया जाए, औस, अमन एंड बोरो, है ना, ये क्या है, तो ये वैरायटी ऑफ पैडी है, मतलब वैरायटी ऑफ राइस है। ठीक है। अब रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो एक दो महीने का समय मिलता है, उसमें हम जायद जायद क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, जायद क्रॉप्स का एग्जाम्पल देखते हैं। वाटरमेलन, तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना, वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप। ठीक है ना। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं हम, है ना, मस्क मेलन, ठीक है, वाटरमेलन और कुकुम्बर का ज्यादा
खेती करते हैं। शुगर कौन, जो हमारे पास शुगर केन गन्ने हैं, उसकी खेती हमारी ऑल ओवर द ईयर होती है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, है ना, हर टाइम पे शुगर केन की खेती होती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, है ना, उस पे हम अलग अलग टाइप्स के क्रॉप को डिवाइड करके रखे हैं। जैसे सबसे पहले हम राइस को देखेंगे। ठीक है ना, राइस इज ए स्टेपल क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। स्टेपल क्रॉप के मतलब है कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है और डे बाय डे डेली यूज में राइस का यूज है। ठीक है ना। अब हमारे इंडियन फैमिली में क्या होती है, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर लोअर क्लास फैमिली है, उसमें राइस रोज बनता है, इसलिए हम इसको स्टेपल फूड क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है ना, सेकेंड नंबर है ना, राइस के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, अब राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चाहिए। तो इसमें हमको बस टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल कौन कौन से इसको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, ये चार चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितना सेंटीमीटर चाहिए, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ एरिया में रेनफॉल अच्छी ना हो तो फिर कैसे कर लेंगे खेती। जैसे राजस्थान और पंजाब में बारिश कम होती है, फिर भी वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये कैसे हो रहा है, तो इसका मेन रीजन है इरिगेशन। अब राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया जो इरिगेशन सिस्टम, है ना, प्रोवाइड करती है उस एरिया को। ठीक है, तो वहां से इरिगेशन सिस्टम, है ना, कैनाल के थ्रू वाटर मिल जाता है, जिससे कि रेनफॉल पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, ये देखो राइस कल्टीवेशन, हरे हरे की खेत जो होती है वो राइस कल्टीवेशन होती है। ठीक है, हमारे पास ये राइट, ये रेडी टू बी हार्वेस्ट। जब हम जुताई करते हैं तो ऐसे होता है, जब हम कटाई करते हैं तो ये कुछ कुछ, है ना, येलो कलर का हो जाता है। अब ये देखो हमारे कुछ एरिया है जो राइस को बता रही है कि किस किस एरिया में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है, किस एरिया में कम है। ठीक है, अब ये जितने भी ये थोड़ा ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, ये वाले एरिया, ठीक है, ये क्या है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, और जो थोड़े, है ना, लाइट ग्रीन में है ये वाले रीजन, ठीक है, ये हमको माइनर एरिया कहेंगे इसको। ठीक है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टेटिक रीजन। ठीक है ना, राइस कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं हमारे कंट्री में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, कोस्टल रीजन में होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये हमारे कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो ये सारे एरिया जो है राइस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ पे हमको डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल और ट्यूबवेल्स को, ट्यूबवेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है ना, दैट्स वाई तो स्मॉल रेनफॉल एरिया में भी एग्रीकल्चर राइस राइस कल्टीवेशन, है ना, करने में आसानी होगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, अब राइस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब खाने जाने वाला चीज कौन सा है, वीट है। ठीक है ना, गेहूं, देखो, है ना, ये हमारी वीट की खेती हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, वीट और राइस में ये अंतर है कि राइस जो होती है वो क्या होती है कि थोड़ा येलोइश कलर में आ जाती है द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, और वीट में क्या होती है, थोड़े ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अब इसके लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। ठीक है ना, है ना, कितना हमको रेनफॉल चाहिए,
50 टू 70 सेंटीमीटर। राइस में क्या था, 100 सेंटीमीटर। दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे ज्यादातर वीट की खेती हुई, जिससे सबसे पहले यहाँ पे गंगा सतलज प्लेन्स है ना, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ब्लैक सॉइल रीजन है ना, डेक्कन का, डेक्कन प्लेट्यू जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल के ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वीट प्रोड्यूस ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ना, ज्वार, बाजरा, ठीक है। बाजरा जैसे कि जो सॉइल्स है ना, सैंडी सॉइल्स है ना, बाजरा के प्रोडक्शन के लिए सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। बाजरा किस किस स्टेट्स में ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रागी, ठीक है ना। रागी है ना, ऐसा ऐसा क्रॉप है जो राई रीजन में भी है ना ग्रो करेगा, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी सॉइल चाहिए, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, है ना, लोमी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द है ना रागी, पहला कंडीशन है कि ड्राई रीजन में भी है ना ये अच्छे से ग्रो करता है, येलो रेड, ब्लैक सैंडी एंड लेमी लोमी सॉइल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं हमारे पास, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, न उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास मेज है, ठीक है ना। मेज को हम लोग मक्का भी बोलते हैं, मकई। ये देखिए यहाँ पे मेज का कल्टीवेशन हो रहा है। यहाँ पे जो औरतें हैं मेज की है ना, जो मतलब भुट्टा जो होता है ना उसकी हार्वेस्टिंग कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हमको, अब ये देखें, इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड एज ए फूड फॉर द फूड एंड द फूडर, ठीक है। फूड तो हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, अब फूडर इसलिए होता है कि उसको है ना जो एनिमल्स हैं वो खा सके। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। सॉइल्स कैसा चाहिए, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल किस रीजन में ज्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, दीज आर द एरियाज ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, है ना। कुछ एरिया है ना, बिहार, बिहार में कुछ एरिया है राबी के सीजन में भी ये भुट्टा उगाते हैं, क्यों, क्योंकि और भी चीजें जो हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, था ना। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच हाई yielding variety seeds है ना, fertilizer, irrigation has also contribute to the production of maize। एग्जाम्पल है ना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, these are the areas for the production of maize।